जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग जो है पार्ट थर्ड जो आपके खास करके जो ओल्ड सेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है हम लोग इकोलॉजी पर जो आपके परीक्षा में भी जो है पूछे जाते हैं। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो आपके सेक्शन ए में है ना, ग्रुप ए में पूछा जाता है। कुछ आपके टर्मिनोलॉजी आते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र भी जो है आपका 10 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो आपके इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण होगा, और ख़ास करके लिए कि वे सारे कैंडिडेट्स जो इस बार जो है ओल्ड सेशंस वाले हैं, जो आपका जो लास्ट सेशन भी कहलाएगा आपके वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी ऑनर्स वाले पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें जो है आपका जो पेपर 7th आता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए। तो इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो पहला टर्मिनोलॉजी हम लोग करते हैं बायोस्फीयर्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जैव मंडल कहते हैं, है ना। तो बायोस्फीयर्स क्या होते हैं, तो जीवन का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। यानी कि जो जीवधारी जो है अगर कहीं रह रहे हैं तो उसे जो है जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, रिप्रोडक्शंस करने के लिए जो है इन्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। तो उसको जो है ना आपकी जलों की आवश्यकता होगी और हवा की आवश्यकता होगी, और लिथोस्फीयर्स यानी कि जो है स्थल की आवश्यकता होगी। तो ये तीनों अगर है आपस में कंबाइन है, सम्मिश्रित हैं, तभी जो है एक जीवन संभव हो सकता है, जिसको हम लोग इस भाषा में कह सकते हैं कि जो है जैव मंडल का जो निर्माण होता है वह वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से बना हुआ है। यानी कि बायोस्फीयर्स जो होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर्स और हाइड्रोस्फीयर से मिलकर के बने होते हैं, और ये बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि बायोस्फीयर्स क्या होता है। तो कहेंगे जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को क्या करते हैं, संभव बनाते हैं, तो उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे। बायोस्फीयर इंक्लूड्स, बायोस्फीयर में क्या क्या उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। तो पहला करेंगे हम लोग लिथोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर्स और एटमॉस्फेयर्स। और अगर ऑल ऑफ द एबव आंसर फोर्स में है तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अगला है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हिंदी में कहते हैं चारण आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं, चारण आहार श्रृंखला कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो क्या होता है भाई कि आहार श्रृंखला का एक प्रकार होता है ये, जो उत्पादक से शुरू होता है, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, उसे हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। यानी कि आहार श्रृंखला हम लोग किसको कहते हैं, जब क्या होता है हम लोगों के जो है जैव अवयव, और जैव अवयव में जो मौजूद होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये सभी के सभी जो होते हैं ना, ये जैव अवयव का हिस्सा होता है, यानी सजीव घटक होता है ना। तो इसमें क्या होता है, आपके जो श्रृंखलाएं होती हैं पोषी स्तर पर जो बनती हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के अलग अलग स्तर जो है आपस में एक दूसरे से पोषी स्तर के रूप में जुड़ते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। और हम लोग इस पर बात कर चुके हैं ऑफलाइन बैचेज में कि जो है आहार श्रृंखला है ना, आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है। तो क्या होता है, जब एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है, तो इससे बनता है एक श्रृंखला, जिसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर जो आहार श्रृंखला का प्रकार पूछा गया है, जिसमें आपका कहता है चारण, है ना, चारण आहार श्रृंखला, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो क्या होता है, आहार श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार है जो
जहाँ पर जो है ना उत्पादक से शुरू होता है, यानी कि जो मेन सोर्सेस है, एनर्जी सोर्सेस है ना, वो आपका सूर्य है, यानी उत्पादक है, क्योंकि भोजन वहीं बन रहे हैं। तो ऐसे फूड चेन को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर्स, यानी कि यह उत्पादक से शुरू होता है। और ग्रेजिंग फूड चेन इज द टाइप ऑफ ए फूड चेन इन विच एनर्जी एट द लोएस्ट लेवल इज एक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर जो भोजन जमा होता है, भोजन प्रोड्यूस किया जाता है, वो आपके जो है प्रोड्यूसर से किए जाते हैं और बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स की भूमिका होती है भोजन को आगे बढ़ाने में, या नहीं तो जो ये आपके जो लेवल है इसमें डायरेक्टली जो है सनलाइट इसका मेन एनर्जी सोर्सेस होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो है ex-situ कंजर्वेशन। क्या है? ex-situ कंजर्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बाह्य संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये जाने कि संरक्षण क्या होता है। तो संरक्षण माना होता है बचाव, है ना। जब भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, पृथ्वी के आजू बाजू देखते हैं, तो हम लोग को अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखलाई पड़ते हैं। अलग अलग प्रकार के जो हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु की वेराइटीज़ हैं, वेरिएबिलिटीज़ हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता है ना। और इसका रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये ना रहेंगे तो हम लोगों को अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जंतुओं के उत्पाद कैसे मिल पाएंगे, है ना। और उसके बाद प्रकृति का संतुलन कैसे बना रह पाएगा। तो इसके लिए जैव विविधता बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है संरक्षण की, हम लोग उसको बचाएंगे क्यों? क्योंकि हम लोग को जैव विविधता चाहिए और प्रकृति का संतुलन चाहिए। तो बचाव कार्य तो करना ही करना होगा, है ना, अगर हम लोगों को रहना है तो। बाह्य संरक्षण का मतलब होता है ना ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है या संरक्षण होता है। अब ऑफ साइट क्या है भाई, तो आगे हम लोग देखते हैं। ex-situ कंजर्वेशन का तात्पर्य होता है कि जैविक विविधता के घटकों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, है ना। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी जीवों को उनका संरक्षण करते हैं उनके प्राकृतिक आवास से हटा करके, जैसे अगर कोई जीव की ही बात करी जाए, शेर, बाघ, चीता, जिराफ की बात करी जाए, तो वो जंगलों में रह रहे हैं, है ना। मछलियां हैं जो वो पानी में रह रही हैं, एक्वेटिक सिस्टम में रह रही हैं। अगर हम लोग उनको उस परिवेश से हटा करके, है ना, मनुष्य की आवश्यकता अनुसार हम लोग उनका घर बना करके अगर उसको संरक्षित कर पा रहे हैं, तो ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है? ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी जीवों का संरक्षण उसके प्राकृतिक वास स्थान से हटा करके कृत्रिम आवास बना करके उसमें संरक्षित करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य संरक्षण कहते हैं। यानी कि जो आपका प्राकृतिक आवास से हटा करके, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑफ साइट संरक्षण भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल्स में बॉटनिकल गार्डन है, प्राणी उद्यान है, जीन बैंक है, बीज बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, ये सभी के सभी क्या है आपके बाह्य संरक्षण होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी जीवों को अनेक प्राकृतिक आवासों या उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर कृत्रिम आवासों में सुरक्षित रखते हैं, तो उसको हम लोग ex-situ कंजर्वेशन कहते हैं। उसके बाद अगला टर्म है म्यूचुअलिज्म है। क्या है म्यूचुअलिज्म? जिसको आप सहजीविता कहते हैं। तो होता क्या है कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं जिसमें से दोनों जीवधारी को लाभ होता है, यानी कि एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीवधारी जो है एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, तो उसको हम लोग सहजीविता कहते हैं। यानी कि हम लोग उसको कह सकते हैं कि जो दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीवधारी को एक दूसरे से लाभकारी होता है या लाभकारी संबंध में जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग सहजीविता का संबंध कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जैसे परागण की प्रक्रिया है, लाइकेन्स है, इसमें क्या होता है दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। जैसे अगर परागण की ही बात करें तो परागण प्रक्रियाएं हैं, परागण जो है एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें परागण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो आपके एंटोमोफिली होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े के द्वारा जो परागण की प्रक्रियाएं संपादित होती हैं, उसमें कीट पतंग खास करके आपके मधुमक्खियां जो है ज़्यादातर पॉलिनेटर का काम यही करती हैं। तो उसमें क्या होता है कीड़े मकोड़े यानी मधुमक्खी जो है
वह क्या करती हैं, अपने फूलों का रस चूसने के लिए अपने भोजन की तलाश में विभिन्न पुष्पों तक जाती हैं और फूल का रस चूसती हैं, और उनके बदले में जो है मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उसमें जो है परागकण का ट्रांसफरेशंस करती हैं। तो यहाँ पर जो है कीट को भी लाभ हो रहा है, भोजन मिल पा रहे हैं, और पुष्प में जो है परागण की प्रक्रिया हो रही है। तो इस तरह से जो है परागण की प्रक्रिया में दोनों को लाभ होता है, यानी कि जो है इसमें फूल भी यानी पुष्प भी लाभान्वित हो रहे हैं और इंसेक्ट भी हो रहे हैं। तो इस तरह का संबंध कहलाएगा म्यूचुअलिज्म कहलाएगा, यानी सहजीविता कहलाएगा। आगे है ओमनीवोरस है ना, सर्वाहारी जीव है। वैसे जीवधारी जो मांसाहारी और पादप या उनके उत्पाद दोनों का भक्षण करते हैं, या हम लोग उसको कह सकते हैं ऐसे कि जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी जो साग सब्जी मांस मछली दोनों खाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओमनीवोरस कहते हैं, है ना, सर्वाहारी जीवधारी कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि व्हाट इज IUCN है ना। IUCN क्या होता है, तो भाई IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी यह एक प्रकार का क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करती हैं। यानी कि IUCN का जो मुख्य उद्देश्य होता है, हम अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से जो है मनुष्य की आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें, और प्राकृतिक संसाधनों के बचाव कार्य के लिए जो है हम लोग उसके प्रति लोगों को जागरूक करें, इसका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का महत्व देना और उनका संरक्षण करना। IUCN का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड नामक जगह पर जो स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है, और भारत में जो है 1969 ईस्वी में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से IUCN का जो है एक राज्य सदस्य बनाया गया, जिसमें कि IUCN का इंडिया का कंट्री ऑफिस 2007 ईस्वी में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं हेलोफाइट्स क्या होता है। वैसे पौधे जो नमकीन पानी में जो है मिलते हैं,